हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, गोवा के बारे में हर कोई पूछता है और हर कोई जाना चाहता है। अगर मैं पर्सनली बात करता हूं तो मैं कम से कम 10 से 12 बार गया हूँगा। मेरा नाम है पंकज और ये जो चैनल है वो है अथर्व का। अथर की बात करते हैं तो ये 6 साल का है और ये भी ऑलरेडी 4 बार जा चुका है। 4 या 5 बार? मैं 4वीं बार गई। हाँ, 4th टाइम ये गया है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गोवा के अंदर मई और जून का महीना कैसा रहता है। तो जब अब हम अभी रिसेंटली होके आए हैं मई के लास्ट वीक के अंदर, तो मुझे लगा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या वहाँ पे बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है या वहाँ पे गर्मी होती है। क्योंकि यूजुअली बोला जाता है मई और ख़ासकर अप्रैल, मई को, जून को कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर आप टेम्परेचर इस टाइम पे चेक करोगे तो 30-28 डिग्री दिखाएगा। लेकिन ये जो टाइम है ना, देखो सर्दियों का टाइम तो बेस्ट होता है गोवा जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब गर्मी और बरसात के बीच का होता है, वो हफ्ता 10-15 दिन। वो जो टाइम है ना, उसके अंदर मौसम बहुत सुहाना रहता है। बारिश शायद 5-10 मिनट के लिए हो जाए मौसम को अच्छा करने के लिए, थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है, लेकिन वहाँ घूमा जा सकता है। तो आप कह लीजिए मई और जून के बीच का ये जो महीना है, यानी कि आने वाले 10-15 दिन और अभी मई के 8-10 दिन, ये ऐसे होते हैं। तो हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है मई का और जून के अंदर, क्या आपको जाना चाहिए? क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और हर कोई, अथर की पर्सनली बात करता हूं तो ये 2nd क्लास के अंदर है और इसने बोला पापा छुट्टियां हो गई हैं, कहीं घूमने का प्लान करते हैं। हम सबको पता है गर्मियों के अंदर ज़्यादातर हम हिली एरिया पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन हिली एरिया पे आप सबको ये सुनने को मिल रहा होगा 10-10 किलोमीटर की लाइन है, होटल्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अमेजिंग बात क्या लगी, इस बार जब हम गोवा गए, हम कैलंगूट के आसपास रुके थे और यहाँ पर भी होटल पूरे सोल्ड आउट थे, सारे के सारे बुक थे। और हम 5 दिन के लिए गए थे, 3 दिन हमारा एक होटल के अंदर था। हमने बोला एक्सटेंड कर दो, तो उन्होंने क्या बोला, बुकिंग नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा, फिर हमें बराबर के होटल में जाके शिफ्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर जो आपके मन के अंदर डाउट है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो और कौन कौन से लोकेशंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहिए और हमने क्या क्या किया। दोस्तों, सबसे पहले तो इस टाइम पे फ़्लाइट्स की टिकट आपको अच्छी मिल जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ दिल्ली से अगर आप गोवा जाते हो तो लगभग 10,000 11,000 के बीच में आपको पूरी की पूरी फ़्लाइट मिल जाती है आने जाने की, ठीक है ना। एक बंदे की बात कर रहा हूँ। अब आपके फैमिली के अंदर 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, बच्चे का जो है टिकट लगता है अगर वो इन्फेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका समझ लीजिए अगर आप 3 लोग, हम 3 लोग थे, हमारे लगभग, हमारी मदर भी गई थी, तो हमारे लगभग 40-45 हज़ार की पूरी टिकट्स पड़ी थी आने जाने की। होटल डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज, लेकिन कैलंगूट हम बीच के आसपास ही रुके थे और सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप कोई हैपनिंग प्लेस है, देखो यहाँ पे एक साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा का सीन रहता है, लेकिन साउथ गोवा के अंदर ज़्यादा हलचल नहीं होती है। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको नॉर्थ गोवा ही जाना चाहिए। मार्केट भी मिल जाएगी, सब कुछ आसपास, रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे और यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश कीजिए कैलंगूट का जो बीच है उसके आसपास ही रहे, मतलब आधे किलोमीटर की रेंज के अंदर रहे या मार्केट के आसपास रहे, ताकि कभी भी आपको चल के जाना ना पड़े। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक स्कूटी का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे ऑफ सीज़न के अंदर 300 से 500 के बीच में आपको स्कूटी मिल जाती है। हमने ऑटोमेटिक कार ली थी और उसका हमें प्राइस पड़ा था लगभग 1300 पर डे का। तो यहाँ पर पेट्रोल आपको अलग से इसके अंदर डलाना पड़ता है। लेकिन अथर्व, जो हम घूमने गए, हमारा पहले दिन तो हम जैसे ही गए तो हमने वहाँ पे पूरा दिन किया रेस्ट, हमने वहाँ पे किया स्विमिंग पूल के अंदर एंजॉय। हमारा वहाँ पे लंच या डिनर एक ऑप्शन आपका अवेलेबल था। कैरियार्ड जो है प्रेस्टीज कैलंगूट के बहुत पास है और पूरी रिजॉर्ट की फीलिंग देता है। हम उसके अंदर रुके थे और समझ लीजिए 6 से 7 हज़ार, क्योंकि हम 3 एडल्ट थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर और अथर। तो हम 4 लोगों का एक रूम का लगभग खाना, ब्रेकफास्ट और एक टाइम का डिनर या लंच, कुछ भी कर सकते हो आप, वहाँ पे बूफे लगता है। तो हमें पड़ा था लगभग 6.5 से 7 हज़ार रुपये का एक दिन का।
लेकिन यहाँ पर अगर आप 2 लोग हो और एक बच्चा है तो आपका वहाँ पे पैसा कम हो जाता है, यानी कि जो हमारे 7,000 का पड़ा है वो 4,500-5,000 तक में भी आपको एक नाइट पड़ सकती थी। लेकिन अथर्व ने कहा भैया हमने तो स्विमिंग पूल देखा और हमने वहाँ पे लगा दी डुबकी। जाते ही पहले दिन हमने स्विमिंग पूल में एंजॉय किया, वेदर को एंजॉय किया। मौसम की पर्सनली बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें देखनी है, गर्मी और सर्दी। मई देखो जुलाई के अंदर तो बहुत ही बारिश रहती है, मतलब हमेशा बारिश रहेगी। मैं जुलाई के अंदर भी गया हूँ वहाँ पे, तो होटल से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जून के पहले 2 हफ्ते के अंदर मानसून आ रहा होता है और आप जब गूगल पे सर्च मारते हो तो स्कैटर्ड शावर दिखता है। स्कैटर्ड शावर मतलब वहाँ पे कुछ बूंदाबांदी होगी, लेकिन थंडर स्टॉर्म दिखे तो समझ लीजिएगा लगातार बारिश होने के चांसेस हैं। और बादल दिखते हैं तो आपको उससे आइडिया लगता है कि मौसम थोड़ा सुहाना रह सकता है। ह्यूमिडिटी वहाँ रहती है और आप खड़े भी रहोगे तो भी पसीना आपको आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप इंजॉय नहीं करोगे या बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ऐसा हमें पर्सनली फील नहीं हुआ, है ना। अथर्व, पहले दिन हमने स्विमिंग पूल के अंदर पूरा एंजॉय किया, आपको कैसा लगा वहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे जब हम बीच पे गए थे तब भी मुझे बहुत मज़ा आया। तो हमारा होटल जो था ना बीच के बहुत पास था, तो हमने स्विमिंग पूल में गए और पहले दिन देखो गोवा आता है तो बंदा सोचता है पहले मैं बीच पे चला जाऊँ, तो हम बीच पे भी चले गए क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस था, ठीक है। तो हमने पहला दिन ऐसे बिताया। दूसरे दिन हमने अपनी गाड़ी ली हुई थी तो सोचा कि साउथ गोवा चलते हैं, तो गाड़ी ली, साउथ गोवा हम गए। साउथ गोवा के अंदर हमने जो 2 फेमस चर्च हैं और उनको देखा और वहाँ पर वो जो है ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। और फिर हम मंगेश मंदिर गए। मंगेश मंदिर की एक खासियत बता दूं, पहले तो जो है आप शॉर्ट कपड़ों के अंदर चले जाते थे, लेकिन अभी क्या होने लगा है, अब आपको प्रॉपर ड्रेस के अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो बाहर जो दुकान वाले होते हैं उनसे एक लुंगी टाइप की चुन्नी लेके पहन के जाना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ हुआ था, मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ था तो मुझे पूरी की पूरी लुंगी पहन के वहाँ जाना पड़ा। और उसके बाद हम वो पूरा दिन वहाँ पे बीत गया। फिर हम शाम को देखो जब गाड़ी होती है, जब आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, कहीं पे भी जा सकते हो। तो वहाँ पे एक लोकेशन है साउथ, हमारे पास बहुत टाइम था, हम रिलैक्स थे, चिल थे, तो हम वहाँ से चले गए पणजी से आगे आप जाते तो डोना पावलो एक लोकेशन आती है। और डोना पावलो के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा सीनिक व्यू आपको मिलता है, वेदर अच्छा है, लेकिन जहाँ पार्किंग है और पार्किंग से वो बीच तो नहीं है, एक लोकेशन है जो कि पूरा रेलिंग से कवर किया हुआ है। पहाड़ी कहते हैं, मतलब समझ लीजिए पत्थरों वाला बीच है, समुद्र और पत्थर है, बीच नहीं, बीच वो रेत नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको, लेकिन पूरी अच्छी लोकेशन बनाई हुई है, चारों ओर का व्यू बहुत अच्छा आता है और वहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हो। और वहाँ से फिर आपको जो है वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो सीन थे, फोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं वहाँ पर। अथर्व को कैसा लगा था वहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। फिर ये दिन हमारा ऐसे गया, लेकिन हम जब जा रहे थे तो हमने पणजी वाला रास्ता, कलंगुट जाने के लिए पणजी रास्ता जाता है, पणजी से ही जाना पड़ेगा आपको। तो पणजी में जब हमें दिखा, 2 लोगों ने हमारे को हाथ दिया कि चलो क्रूज़ कर लो, तो हमें लगा चलो शाम का टाइम है, क्रूज़ का मौका मिल रहा है, तो क्रूज़ भी कर लिया। तो हमने डिनर वाला क्रूज़ नहीं किया ना, 2 अलग कैटेगरी के होते हैं, एक होता है डिनर का, एक होता है 1 घंटे का क्रूज़ होता है, जो कि आपको सिर्फ म्यूज़िक रहेगा, डांस रहेगा, और आप वो जो पणजी के अंदर जहाँ डेल्टन है, कैसीनो प्राइड है, कैसीनो के सारे जो बोट्स लगी हुई हैं उसके आसपास वो घुमाते रहते हैं उस चैनल के अंदर। तो हम वहाँ पे हमने बोट जो है क्रूज़ किया, वहाँ पे उनके ट्रेडिशनल डांस को देखा, बोट को एंजॉय किया और फिर रात को हम आके यहाँ पर वापस आ गए। अब भैया हमने तो सारा कुछ एक ही दिन में करने की कोशिश की, तो बच गए 3-4 दिन। अब उसके अंदर क्या करें, तो हमने अगले दिन क्या किया कि कलंगुट के आसपास जो है फोर्ट एगोड़ा है, हम जो है बीच पे आ गए और बीच पे हमने पूरा किया एंजॉय। और पूरा दिन हम शेक सारे खुले हुए हैं, अभी तक तो खुले हुए हैं, शायद बारिश के अंदर वो बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, शेक पे सब कुछ मिल रहा था, ज़्यादातर आपको ड्रिंक्स ही मिल रही थी और शेक्स पे ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल रहा था। हमने पूरा दिन ऐसे बिताया। अगले दिन हमें लगा गाड़ी का हम करें क्या, क्योंकि गाड़ी किसी काम की नहीं थी, तो हमने, क्योंकि हमें जाना था दूध सागर। अब दूध सागर के अंदर जाने के लिए आपको सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है और 6 बजे निकलने के लिए यहाँ पर हमें गाड़ी का पूरा दिन वेस्ट होता, 1300 रुपये वेस्ट होते। तो हमने सोचा चलो यार गाड़ी को साइड रखते हैं। और एक मैं पहले भी उस पैकेज से गया हूँ, तो हमने बस जाती है यहाँ से कलंगुट से कंडोलिम, कहीं से भी वो पिकअप कर लेते हैं मेन रोड से।
तो वहाँ से 6 बजे आपको पिकअप करते हैं और 5 बजे वापस छोड़ देते हैं। तो इन बिटवीन हमें वहाँ पे वो चर्चेज भी दिखाते हैं, साउथ गोवा की तरफ ही है, और फिर वो ले जाते हैं दूध सागर। दूध सागर में क्या क्या रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या किया, अथर बताएगा अब। मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूध सागर की आप मेरी वीडियो देख सकते हो। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अभी हम हैं फॉरेस्ट में, और अभी हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, दूध सागर। तो अभी हम वाटरफॉल में जाएंगे। तो अभी आपको रास्ता यहाँ का एक्सप्लोर मैं करा देता हूँ, आप देखो यहाँ। सामने का रास्ता मैं अभी और वहाँ पे एक वाटरफॉल है दूध सागर, जिसके ऊपर एक ट्रेन ट्रैक है, उसके ऊपर से हमेशा ट्रेन जाती रहती और है। बाई चांस लकीली हमने वो ट्रेन देखी। आप क्लिप अभी वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर जो है देख लीजिएगा। बहुत लकी थे, हमें वो ट्रेन देखने को मिली। लेकिन दूध सागर पहुंचने से पहले देखो बस जहाँ रोकती है, वहां से आपको क्या मिलती है? वहाँ से आपको एक जीप मिलती है, मतलब आप उसको जीप भी नहीं बोल सकते, वैन है वो, एक टाइप वैन टाइप। उससे जाने में आपको 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे या 1 घंटा लगता 2 है। घंटे आने जाने में लगते हैं। कहने का मतलब है 10-12 किलोमीटर है, 40 मिनट से 1 घंटा इसलिए लग गया। 1 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब सुबह सुबह आप जाते हो ना, तो वहाँ पर क्योंकि फॉरेस्ट है पूरा का पूरा, तो फॉरेस्ट की एंट्री में ही हमें आधा घंटा लग गया। और आधा घंटे से लेके 40 मिनट का रास्ता उसके आगे का होता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, जंगल होता है, प्रॉपर ट्रैक नहीं होता। तो पूरा जो आपका कहते हैं ना कि जब हम सफारी करते हैं, पूरी उसकी फीलिंग आती है उस जीप के अंदर। 7 लोग बैठते हैं उसके अंदर और बड़ा मज़ा आता है। लेकिन वही है ना कि उससे ज़्यादा मज़ा जब आप उस वाटरफॉल को देखते हो। तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ? क्या डायरेक्ट हम वाटरफॉल पे पहुँच गए? क्या हुआ था मैं बताता हूँ। वहाँ पे हमें पूरा जंगल के, जहाँ वो जीप हमें एक जगह छोड़ती है, और वहाँ से पूरा हमें जाना पड़ता है अंदर तक। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल वहाँ पे इतने सारे पत्थर है कि बहुत ज़्यादा फिसलने वाले हैं, चोट भी लग सकती है, और चोट भी बहुत ज़्यादा लग सकती है। कई लोगों को लगती भी है। इसलिए आप कंफर्टेबल शूज पहन के जाओ, और वहाँ का व्यू, बस एक व्यू के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कहने का मतलब है जैसे आप पार्किंग में जो उतरोगे, पार्किंग से जो है आप कह लीजिए कि एकदम से डायरेक्टली आपको वो वाटरफॉल नहीं दिखता। उन्होंने क्या बनाया हुआ है, पहाड़ों के बीच से जाके आपको फिर वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, और उसके अंदर 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं। अगर एडल्ट है, थोड़ा एक्टिव है, तो 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे, लेकिन ओल्ड एज है तो 20 मिनट तक लग सकते हैं। लेकिन वो रास्ता शुरू में तो बड़ा स्मूथ रहता है, जब लेकिन पहाड़ आते हैं, पहाड़ मतलब वो आप समझ लीजिए छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके ऊपर से जाना पड़ता है, वो स्लिपरी भी होता है और उसमें चोट भी लगती है। और जैसे ही उसको पार करते हो, फिर आता है एक ज़बरदस्त व्यू, जिसको हम कहते हैं दूध सागर। ऊपर से वाटरफॉल आ रहा होता है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, और फीलिंग आती है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। अथर कैसा फील था? अथर तो वहाँ पे जो है स्विमिंग भी की थी, और लेकिन ध्यान रखिएगा वो जो है एक क्या कहते हैं उसको, जैकेट होती है, लाइफ जैकेट होती है, उसको वो देते हैं, वो आपको कैरी करनी पड़ती है। अगर वो खो देते हो तो 1000 रुपये आपसे वो चार्ज भी कर लेते हैं। और वो सिर्फ इस चीज़ के लिए जीप वाले आपको देते हैं 90 मिनट देते हैं। 90 मिनट के अंदर से 30 मिनट समझ लो आने जाने के, और 1 घंटा आप वहाँ इंजॉय कर सकते हो। ध्यान रखिएगा आपको साथ में एक स्पेयर कपड़े लेके जाने चाहिए, और चप्पल में ना जाओ तो बेटर है, शूज़ में जाओ। और यहाँ पर
एक जोड़ी कपड़े आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए स्विमिंग के लिए। कम से कम जो होता है, जैसे स्विमिंग करते हो पूल के अंदर, कम से कम एक जोड़ी आपके कपड़े होने चाहिए ताकि खराब ना हो। अथर क्या ध्यान? और मैं बताता हूँ, वहाँ पे हम थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो मैं तो बहुत जल्दी पहाड़ियों पे कूद के आ गया, पर पापा को थोड़ा सा टाइम लगा और वहाँ पे हम लेट हो गए थे। मम्मी और मेरी ग्रैंड मदर वहीं पे थे, मम्मी भी हमारे पीछे आ रही थी। और लेकिन दादी जो है ओल्ड एज है, थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, तो उनको थोड़ा टाइम लगा, तो मुझे दोबारा से वापस उनको लेने जाना पड़ा। तो और फिर फाइनली आ गए, क्योंकि वो प्रेशर रहता है ना कि देखो आप बस में होते हो, एक ग्रुप में होते हो, तो आपको टाइम फॉलो करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि भैया आपकी वजह से लोग और सफ़र ना करें। तो उस पैकेज के अंदर क्या होता है, दूध सागर ले जाते हैं, चर्चेज आपको दिखाते हैं, चर्चेज के अंदर नहीं जाने देते, बाहर से बोलते हैं शूट कर लो, 10-15 मिनट रोकते हैं, बीच में ब्रेकफास्ट के लिए भी रोकते हैं, और उसके बाद फिर वो ले जाते हैं हमें दूध सागर के बाद हम कहाँ जाते हैं? दूध सागर के बाद हम जाते हैं स्पाइस गार्डन। हाँ, स्पाइस गार्डन। और वहाँ पे हम लंच करते हैं, और मुझे तो लंच बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। लंच फ्री था, लेकिन वो लंच अपने मतलब का नहीं है, बस काम चलाऊ था। दाल चावल करी चिकन खा सकते हो, कहने का मतलब है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बस काम चलाऊ लगेगा उसके अंदर। आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा उससे। लेकिन वो स्पाइस गार्डन के अंदर कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, क्या क्या वो करते हैं, कैसे काजू फेनी बनती है, उसका पूरा का पूरा वो दिखाते हैं। और मैं बताऊँ तो वहाँ स्पाइस गार्डन में हमको मिले थे, मैंने 3 सुपारी मिले मुझे। 3 सुपारी हमको मिले, और 2 काजू मिले, पर उनमें से एक मम्मी ने फेंक दिया क्योंकि वो खराब था। तो कहने का मतलब है कि वो स्पाइसेस का है, पेड़ से टूट के गिर जाते हैं, तो आप उनको देखते हो। तो ये वहाँ से लेके आ गया वो सुपारी कि कैसा होता है। सुपारी का खोल जैसे नारियल का खोल होता है वैसा होता है, छोटा होता है, उसको आप फाड़ते हो तो उसके अंदर से सुपारी निकलती है। तो ये होता है, और उसके बाद 5 बजे तक आप अपने होटल तक पहुँच जाते हो। और गाइस वहाँ पे मैंने शेल्स भी कलेक्ट किए थे। तो फिर ये था, अगले दिन हम गए अंजुना बीच। अंजुना बीच एक रॉक बीच है, या ब्लैक सैंड बीच भी कह सकते हो। तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहती है कि अंजुना बीच के अंदर हम वो स्टोन वाला बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाते हैं, जहाँ से हम नीचे जाके वहाँ क्रैब भी दिखते हैं, और स्टोन के साथ में जो सी का मिलन होता है और उसकी फ़ोटो आती है वो बहुत अच्छी आती है। लेकिन मैं इतनी बार गया हूँ, हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ उस रास्ते को लेके, आई डोंट नो वाई। तो हमने वो देखा, और उसके बाद वहाँ पे हमने चिल किया, लोकल मार्केट में घूमे, और वहाँ पे जहाँ पे आपका दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, वहाँ पे भी हम गए। वेक्टर बीच जो कहते हैं, उसके पास में वो फोर्ट है। और फोर्ट क्या है, वो तो सिर्फ नाम का है, चारों ओर की दीवार है, लेकिन ओवर हाइप्ड है, वहाँ पे कुछ ऐसा खास लगा नहीं हमें। उसके बाद वहाँ पे एक वैक्स म्यूज़ियम भी है, और आई थिंक बेंस करके है, एक्वेरियम भी है, और वहाँ पर आपका एक 9D होता है, दिल्ली वालों के लिए तो बहुत कॉमन है, लेकिन कह लो 600 रुपये उन सब चीज़ों के लिए वो लेते हैं एक पर्सन से। तो बच्चों के साथ जा रहे हो तो पैसा बंदा देखता नहीं है, सोचता चलो यार ये भी एंजॉय कर लो। तो ये भी आप कर सकते हो, एक एक्टिविटी है जो कि केलंगूट और बागा के मतलब पास में ही है, ठीक है, अपोरा जगह है, वहाँ पर ही मिलेगी रास्ते पे। तो वो एक्टिविटी भी कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे और बीचेस हैं साउथ के, वहाँ जा सकते हो। पेलोलिम हम जा नहीं पाए क्योंकि केलंगूट से साउथ के अंदर ट्रैवल करने में 60-70 किलोमीटर या 1.5-2 घंटा लग जाता है। अथर कुछ बोल रहे हो? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, और वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुई कि हम अंजना बीच पे नहीं जा पाए। अंजना बीच का वो मिला ही नहीं। अंजना बीच पे नहीं गए, हम दूसरे बीच पे चले गए। वो पार्ट अंजुना मार्केट का ही था, लेकिन वो जो रॉक बीच है अंजुना का, वो हमें मिला ही नहीं, हम ढूंढ ही नहीं पाए उसको। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो घूम फिर के कहने का मतलब है कि बीचेस हैं, थोड़ा शांति का माहौल मिलता है। और बीचेस फिर हमें लगा यार सब कुछ सेम ही होते हैं, तो जो आपके पास है साफ़ सुथरा है। केलंगूट और कंडोलिम के बीच में अभी वाटर स्पोर्ट चल रहे हैं, जो है आपकी बोट की एक्टिविटी अभी भी चल रही है। आई डोंट नो, शायद अब बंद हो जाएंगी जून के अंदर, और फिर वो खुलेंगी अक्टूबर के अंदर। लेकिन वहाँ एक्टिविटीज़ चल रही थी, शार्क पूरे थे, शॉप्स पूरी खुली हुई थी, और जिस हिसाब से लोग थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम जो है ऑफ सीज़न के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बीच पे भी देखते हो तो कंडोलिम और केलंगूट के बीच में देखो, बागा, कंडोलिम और केलंगूट एक ही बीच है।
ठीक है, लेकिन बाहर जाओगे रोड पे वो अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, लेकिन बीच कॉमन है, इतना बड़ा बीच है वो कि आपको उनको डिवाइड करना पड़ा। लेकिन अगर कलंगुट और कैंडोलिम के बीच में अगर कहीं शैक मिले या वहाँ रोको तो साफ़ सुथरे जगह मिलेगी, शांत रहेंगे, लोग भी कम मिलेंगे और आप आराम से शांति से सो सकते हो और बीच और सी का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मैंने आप 3 व्लॉग बनाया, आप वो ज़रूर जाके देखना। और मैंने पूरा नहीं बनाया, 5 डेज़ के लिए गए थे, मैंने 3 डेज़ का व्लॉग बनाया, बाकी तो आप देख लेना। बाकी दोस्तों अगर मैं टोटल एक्सपेंस की बात करूं 10,000 11,000 की आपकी टिकट आएगी। समझ लो आप अगर 3 दिन रहते हो तो अगर अच्छे होटल में रहते हो, अच्छे होटल रिजॉर्ट वाली फीलिंग, जैसे मैंने बताया कैरियर प्रेस्टीज में हम रहे थे, तो 5-6 हज़ार रुपये लगता है। 5,000 रुपये भी अगर पकड़, और मान लो देखो यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ जो हमें लगी कि अगर आप वहाँ जाके लोकल में बात करते हो, नेगोशिएट करते हो, तो हमें पैसे कम देने पड़ते हैं। अगर हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो हमारे पैसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। और ये भी डिफरेंस 25-25, 50-50% का देखा, क्योंकि हमारे जो हम ऑनलाइन सर्च मार रहे थे वही रेट एक होटल जो हमने बराबर में 2 दिन के लिए लिया था, उन्होंने बोला नाम मत बताना, तो वहाँ पे वो चीज़ ऑनलाइन दिखा रहा था 6,000 रुपये की और हमें वो रूम पड़ा 2,500 रुपये का। तो ये भी बड़ा चलता है। तो हमने तो अगली बार के लिए सोचा है कि भैया अगर हमें होटल करना होगा ऑनलाइन 2 दिन के लिए करेंगे, 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, नेगोशिएट करके अपना, जब आधे रेट में काम हो सके तो क्यों दें एक्स्ट्रा पैसे। लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है, कई बार होटल ही नहीं मिलता, ऐसा भी हो सकता है। तो कह लीजिए 5,000 रुपये अगर आपको एक रूम पड़ता है, अच्छा फेयर मैं बता रहा हूँ, 4 स्टार लेवल का मैं बता रहा हूँ आपको, कई तो 4 स्टार 5 स्टार भी मिल रहे हैं 6-6 हज़ार रुपये के वहाँ पे इस सीज़न के अंदर, ऑफ सीज़न के अंदर, कहने को ऑफ सीज़न लेकिन पूरा का पूरा इस टाइम पे भरा हुआ है। तो 6,000 पर नाइट, 3 अगर 5,000 15,000 ये लगा लो, 10,000 25,000, और आप समझ लीजिए 5,000 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा और लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हो। हमने तो खुला एंजॉय करने की कोशिश, तो हमारा थोड़ा बजट एक्स्ट्रा बढ़ गया। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हो तो पर पर्सन इस टाइम पे अगर आप, चूँकि 25,000 जो मैं बता रहा हूँ वो मैं 15,000 होटल का बता रहा हूँ, वो 2 लोगों का, और या 2 लोग 1 बच्चे का या 2 बच्चों का बता रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो 10,000 की टिकट, 10-12,500 रुपये के आसपास का आपका होटल, तो 22,500 और 7,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चल सकते हो। मतलब 25 से 30,000 पर पर्सन में आप पूरा गोवा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो 4-5 दिनों के लिए, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। बाकी देखो जितना चीनी डालोगे, शक्कर डालोगे, उतनी चीज़ मीठी होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ 20 से 30,000 में भी पूरा का पूरा यहाँ पे चीज़ें अच्छे से एंजॉय की जा सकती हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अथर का न्यू चैनल है। हम बहुत जगह घूम के आ चुके हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव हमने सोचा कि गोवा से शुरू करें, और गोवा का आगे आने वाले टाइम के अंदर और नई नई जो डेस्टिनेशन जाएंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। और गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।